जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 18 मई को इंडियन आर्मी को मिलेंगे हर्मेस 900 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। मेघालय में भारत और फ्रांस आयोजित करेंगे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्षों में भारत के डिफेंस सेक्टर में 138 बिलियन यूएस डॉलर्स तक की अपॉर्चुनिटी। एनआईए ने जम्मू प्रांत में कंडक्ट करी महत्वपूर्ण सर्च और AN-32 एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग के प्रोसेस आउटसोर्स करने की योजना शुरू। इंडियन नेवी के बाद अब इंडियन आर्मी भी अपना पहला दृष्टि 10 यूएवी अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए तैयार है, जो कि मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सर्विलियंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इंडियन आर्मी की सर्विस में इस पहले दृष्टि 10 यूएवी की जो इंडक्शन सेरेमनी है वो 18 मई को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो दृष्टि 10 यूएवी है तो वो इसराइल के हर्मेस 900 मेल यूएवी का इंडियन वर्जन है, जिसे भारत में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने को मैन्युफैक्चर किया है। बाकी इसके अलावा 18 मई को इंडियन आर्मी की सर्विस में इस दृष्टि 10 यूएवी के अलावा भारत का अपना स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, तो इन दोनों वेपन सिस्टम्स को भी इंडक्ट किया जाएगा। जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो अत्याधुनिक 4th जनरेशन का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया और इसे भारत में स्वदेशी तौर पर ही विकसित किया गया। वहीं जो यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, शॉर्ट फॉर्म में ULPGM, तो ये एक तरह का सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा कामिकाज़े जैसे ड्रोन्स को डिप्लॉय करने के लिए और लॉन्च करने के लिए। बाकी दृष्टि 10 यूएवीज को लेकर इंडियन आर्मी की योजना है कि ये भटिंडा बेस पर तैनात किए जाएं ताकि फिर वहां से पाकिस्तान के साथ लगे पूरे वेस्टर्न बॉर्डर को कवर किया जा सके। और आर्मी के लिए फिलहाल 2 दृष्टि 10 यूएवीज के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए और कंपनी क्लेम करती कि भारत में इन ड्रोन्स को 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट के साथ ही बनाया गया है। और दावा यह है कि अडानी डिफेंस ने इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले एग्रीमेंट के तहत इस यूएवी को भारत में 70% स्वदेशी कंटेंट के साथ बनाया है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्थापित आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए मीडियम मेंटेनेंस फैसिलिटी को विजिट किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्मी की बेहद ही यूनिक मेंटेनेंस फैसिलिटी है जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तैनात आर्मी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए सर्विसिबिलिटी और मिशन रिलायबिलिटी को प्रमोट करती है। और लद्दाख के टफ टेरेन में हमारी आर्मी की कॉम्बैट फ्लीट को ऑपरेशनली रेडी बनाए रखने में इस फैसिलिटी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तो इस तरह के टेम्परेचर में भी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को ऑपरेशनली रेडी बनाए रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और उन सभी चुनौतियों को ये फैसिलिटी स्पेशलिस्ट टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके काउंटर करती है। बाकी इसके अलावा आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन की भी समीक्षा करी है और फायर एंड फ्यूरी कोर के हेडक्वार्टर्स में उन्हें कॉम्बैट रेडीनेस के बारे में ब्रीफ किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां श्रीनगर में डिप्लॉयड पैराट्रूपर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर को गोली लगी थी और इसमें गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका और हमारे इस वीर ने इस देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हालांकि गोली लगने वाला मामला एग्जैक्टली किससे जुड़ा हुआ है और ये कैसे हुआ है, तो इसको लेकर आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर 3 पैरा SF बटालियन में तैनात थे। बाकी पैराट्रूपर तंवर राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले थे और उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव में ही किया गया। 13 मई से 26 मई तक मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 7वें एडिशन को आयोजित करेंगे और इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य होगा सब कन्वेंशनल सिनेरियो में ऑपरेट करते समय मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में दोनों पक्षों की संयुक्त रूप से मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना और साथ ही साथ दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टोक्यो बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी जिसका नाम है नोमुरा ग्रुप, तो उन्होंने इंडिया डिफेंस टाइटल नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो अगले 10 वर्षों में 138 बिलियन US डॉलर्स तक की ऑर्डरिंग अपॉर्चुनिटी रखता है, खास करके डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड के बीच। इस रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि भारत का जो डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2030 तक टोटल बजट का 37% तक बढ़ने की उम्मीद है। और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए फेवरेबल पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स, तो इनके माध्यम से डिफेंस सेक्टर को काफ़ी सक्रिय रूप से सपोर्ट कर रही है और इसलिए आने वाले 10 वर्षों में भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती है। ध्यान रखिए, भारत का जो डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर है वो अकेला ही 50 बिलियन US डॉलर्स तक की अपॉर्चुनिटी रखता है, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, UAVs, एवियोनिक्स और उससे रिलेटेड सिस्टम्स, तो इन सभी में इन्वेस्टमेंट शामिल है। इस रिपोर्ट में भारत की बढ़ी हुई डिफेंस एक्सपोर्ट को भी मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया है, जिसके आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहने की उम्मीद है।
वैसे अगर देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसने एक बहुत ही अलग तरह का और बहुत तेज़ी से बदलाव देखा है। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बाकी squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट करना ना भूलें और जिसमें कुछ स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं। आज 11 मई को NIA ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले मामले में जम्मू प्रांत की 6 लोकेशंस पर सर्च कंडक्ट करी थी, जो कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। और इस सर्च के दौरान NIA ने हाइब्रिड टेररिस्ट, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके सिंपैथाइजर्स, कैडर्स तो इनसे लिंक परिसर से कई आपत्तिजनक मटेरियल को सीज किया है, जिसमें डिजिटल डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स ये सभी शामिल हैं। और जिनके परिसर से सब चीज़ें बरामद की गई हैं उनका लिंक सुअरों के संगठन लश्कर, जैश, हिजबुल, अल-बदर, अल-कायदा तो इनके साथ भी है। और इसी मामले के तहत NIA ने हाल ही के महीनों में कई अलग अलग लोकेशंस पर ऑलरेडी सर्च करी हैं। बाकी आज के सर्च का उद्देश्य था जम्मू प्रांत में आतंकी नेटवर्क को डिसमेंटल करना। बाकी एक और अपडेट है कि POK में पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ वहाँ के लोगों का विद्रोह प्रदर्शन जारी है और इस प्रोटेस्ट के कई अलग अलग कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को दबाया जाना, उनके अधिकारों का उल्लंघन करना। और POK का जो प्रोटेस्ट है वो खास तौर पर हाई इन्फ्लेशन के चलते खास तौर पर देखने को मिला है। और POK में जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसको दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस अब और भी वहाँ पे अपराध करने में लगी हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये देखने को मिली कि इस पूरी चीज़ पर दुनिया भर की मीडिया अभी भी चुप बैठी है और POK के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने वाला, उनकी सच्चाई बताने वाली कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि कई ऐसी वीडियोस ऑलरेडी सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो वो POK के बच्चों तक को नहीं छोड़ रही है। हालांकि वो सारी वीडियोस हम यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं यूट्यूब की गाइडलाइंस के चलते, पर वो आपको सारी वीडियोस ट्विटर पर आसानी से मिल जाएंगी और आप चाहे तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो भी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है तो वहाँ से पाकिस्तान के लिए रिकवर हो पाना लगभग नामुमकिन क्यों है, तो उस पर एक वीडियो हमने डिफेंस XP नेटवर्क चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करी है। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी POK से एक बात और याद आई कि हाल ही में हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी जिसमें कुछ का ये मानना है कि हमें POK को वापस लेने की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर आने वाले टाइम पे कुछ ये भी कह सकते हैं कि चीन जो भारत के हिस्सों पर दावा करता है तो हमें चीन को दे देने चाहिए, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान से बड़ी एटॉमिक पावर है। पर खैर इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दी जाती है तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक फैक्ट यही है कि POK हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अब ऐसे में कुछ ये भी कहेंगे कि अगर तथ्यों की बात की जाए तो POK तो है तो पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में ही, तो आप कैसे POK पे अपना क्लेम करते हैं? तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी गलती को सुधारने के लिए पहले उस गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ हमने गलती करी थी लेकिन अब हम उसे सुधार रहे हैं। तो POK में बिल्कुल वैसा ही है, हमसे पहले गलती हुई है कि POK हमने पाकिस्तान के कंट्रोल में जाने दिया, लेकिन उस गलती को सुधारने का एक तरीका है कि POK हमारे पास वापस आए। वो कब आएगा, कैसा आएगा, वो हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की फोर्सेस हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। लेकिन एक फैक्ट ये है कि इस सारी प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम उसको खुद स्वीकार करें कि POK हमारा ही हिस्सा है जिस पर किसी और ने कब्जा करके रखा हुआ है। और कब्जा करके तो रखा ही है, साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उस पर वो अत्याचार भी कर रहा है। और यहाँ पे बात किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बात है देश की। क्योंकि हमें पता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे कि ये तो डिफेंस चैनल है, आप डिफेंस की बातें करो, पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं। बल्कि हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने अपने AN-32 एयरक्राफ्ट के सर्टेन कंपोनेंट्स के साथ एयरफ्रेम्स के रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की जो प्रोसेस है उसे आउटसोर्स करने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स इंडस्ट्री से एक प्रपोजल चाहती है और इस इंडस्ट्री में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ जॉइंट वेंचर फर्म्स को भी कंसिडर किया जाएगा और इसमें एयरफ्रेम्स और कंपोनेंट्स के टेक्निकल लाइफ एक्सटेंशन को भी स्टडी किया जाएगा। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक आउटसोर्सिंग की जो प्रोसेस है उसे इस वर्ष से शुरू किए जाने की उम्मीद है और इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि 2028-29 के अंत तक करीब 60 AN-32 एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल करना। बाकी सोर्सेज के मुताबिक AN-32 एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग प्रोसेस में टोटल 11 स्टेजेस रहेंगी, जिनमें से 5 स्टेजेस इंडस्ट्री को आउटसोर्स की जाएंगी और इसमें सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की डीअसेंबली, क्लीनिंग, पेंट रिमूवल, स्ट्रक्चर रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, सब सिस्टम्स की रीअसेंबली और फाइनल पेंटिंग, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। और ये वाला कार्य कानपुर में स्थित नंबर 1 बेस रिपेयर डिपो में कंडक्ट किया जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक ओमवीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2005 में जैगवार एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में बटालिक में पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुकाबला करते हुए लांस नायक डी नारायण श्रेष्ठा वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये हमारे भारत के उन वीरों में से एक हैं
जिन्होंने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में सबसे पहले अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही संगत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से भारत के स्टील मैन के नाम से मशहूर नरेंद्र सिंह चौधरी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह चौधरी ने अपने करियर के दौरान 256 से अधिक बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करके कई हजारों जिंदगियों को बचाया है। और बाकी तो आप सभी को पता ही होगा कि आज भारत का नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट क्यों करता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।